नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलो भैया शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास को और उम्मीद करूंगा जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आ रही होगी। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी जुडिशरी या कह सकते हैं कि लॉ की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन ये आपके पास है। कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहे लॉ प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की तो आपको यहाँ सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, चाहे नोट्स ले चाहे क्लास चाहे तमाम चीज मिल जाएंगे। अगर खासकर अगर आप लोग अभी एडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, एमपी सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे कि अभी तक जितनी क्लास हुई है आपको बढ़िया समझ में आई है और ऐसी आती रहेगी। आई होप सो। यार चले तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम्म हम्म, हम्म, चलो मेरे विजुअल हो रहा है। अरे विजुअल ना हो? नो, अब विजुअल होगा। ओके, देखो बच्चों, चलो देखिएगा। हमने 41 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखने वाले क्या देखने वाले 42 देखने वाले हैं, सेक्शन 42। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ा दें जिससे कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छा समझ में आए। ठीक है, सेक्शन आपका 42 क्या करा कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना। तो आपका सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कह रहा है। ठीक है, तो समझिए कि धारा 35, धारा 39 से 41 दोनों साइड निहित किसी बात के बावजूद संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब वही सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, समझेंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा 1 के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी के पर लागू होंगे जैसा उसमें निर्दिष्ट किया हो, चाहे वे कहीं भी सेवारत हों। और इसके बाद उस उपधारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो उसके प्रयुक्त अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार के स्थान पर अभिव्यक्ति राज्य सरकार प्रतिभा से कर दी गई है। ठीक है बच्चा, अब चलिए समझाता हूँ इसे बढ़िया तरीके से तो आप लोग समझिए। देखिए, याद रखिएगा आप लोग यह कानून मूल रूप से जो ड्यूटी पर तैनात सैनिकों और सुरक्षा बलों को क्या करता है, गलत इरादा रखता है तो उनसे की गई कार्रवाई से बचाता है। ठीक है, क्या करता है, बचाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर सेना जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोई जवान अपनी ड्यूटी करते समय कोई कदम उठाता है जैसे भीड़ का नियंत्रण करना या कोई ऑपरेशन करना, तो पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को पहले किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस चीज क्या रखिएगा। अब ये नियम क्यों जरूरी है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या परमिशन लेना जरूरी है, तो अच्छा मैं आपको बता दूं। सैनिकों को अक्सर कठिन और जो मतलब कैसे बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर उन्हें हर छोटी बात पर लोकल जो स्टेशन होते हैं, मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन को द्वारा गिरफ्तारी का डर रहेगा तो वे अपनी क्या ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो निडर नहीं रहेंगे अपनी ड्यूटी पर। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा यहाँ पर सब सेक्शन 2 का बहुत अच्छा रूल है कि सब सेक्शन 2 के तहत राज्य सरकारें भी अपने राज्य के सुरक्षा बलों जैसे विशेष सुरक्षा बल को यही सुरक्षा दे सकती है। उस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। किसकी अनुमति लेनी पड़ती है आपकी, तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। इतनी बात समझ आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या? आ गई होगी। देखो, अब याद रखिएगा
अगर मैं पुराने काम, जो पुराना हमारा सीआरपीसी कानून था उसके तहत क्या करूं, तो मतलब कह सकते हैं प्रकार का कंपेरिजन करूं। क्या करूं? कंपेरिजन। ठीक है, तो समझ देखिए, यह धारा पुराने कानून मतलब सीआरपीसी की धारा 45 के बिल्कुल समान है। इस चीज क्या रखिएगा। नए कानून बीएनएसएस में इस सुरक्षा को बरकरार रखा गया है और यह सुरक्षा केवल उसे जो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए कर्तव्यों के लिए है। यदि कोई जवान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई अपराध करता है तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी। ठीक, समझ में आई बात? कब सुरक्षा लागू नहीं होगी, आगे समझिए बात। ठीक है, चलिएगा। आगे 43 क्या कह रहा आप तो, सेक्शन 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5, मतलब क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में स्पर्श या कैद नहीं करेगा जब तक कि व्यक्ति शब्दों और कार्यों द्वारा हिरासत में आत्मसमर्पण न कर दे, बशर्ते कि यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो तब जब तक परिस्थिति इसके विपरीत संकेत न दे, गिरफ्तारी मौखिक सूचना मिलने पर उसकी हिरासत में आत्मसमर्पण मान लिया जाएगा और जब तक परिस्थितियां अन्यथा आवश्यक ना हो तब तक पुलिस महिला अधिकारी ना हो, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए महिला के शरीर को स्पर्श नहीं करेगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी के प्रयास का बलपूर्वक विरोध करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो पुलिस अधिकारी अन्य गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है जब वो मतलब करने दे। ठीक है, सब क्लॉज 3 थर्ड क्या कह रहा है आपका, तो पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो आदतन या बार बार अपराध करने वाला हो या जो हिरासत में भाग गया हो, जिससे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत, मादक पदार्थ जैसे अपराध, हथियारों, गोला बारूद का अवैध जैसे कब्जा, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला, सिक्कों और करेंसी नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राष्ट्र के खिलाफ अपराध किया हो। ठीक है, फोर क्या कह रहा है, इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति मृत्यु का बनने का अधिकार देता है जिस मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंड का प्रावधान। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है, समझाता हूं, देखिए समझाता हूं आप लोगों को। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद हो वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर उस प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करें जिसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार में अपराध किया गया, गिरफ्तारी की जानी है। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत ही अच्छे समझिएगा बच्चों। ठीक है, रखिएगा, देखो यहां हमने एक से लेकर लगभग 5 कितना 5 क्रॉस पढ़ा। ठीक है, समझिएगा सब। ठीक है, देखो अब यहाँ पर गिरफ्तारी के तरीका बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, जो सिंपल है, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या व्यक्ति आरोपी के शरीर को छुएगा या उसे कैद करेगा। मतलब अगर आरोपी अपने शब्दों से या हरकतों से कहता है, खुद को पुलिस के हवाले कर देता, मतलब कस्टडी में कर देता, तो उसे छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पता है ये है होता। अब आता है किसी को महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को याद रखिएगा, अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो यह माना जाएगा कि मौखिक सूचना मिलती ही उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जब तक स्थिति से इसके विपरीत न हो। ठीक है, यहां छूना मना है। कैसे छूना मना है, तो जब तक पुलिस अधिकारी या स्वयं एक महिला ना हो तब तक आरोपी महिला के शरीर को छुआ नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक चीज और बताई गई, यूज ऑफ फोर्स, मतलब बल का प्रयोग। तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है, मतलब बोलता मैं नहीं हूं गिरफ्तार, ठीक है, या भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जितने भी कुछ भी वो लगे होने जैसा लगे उसका उपयोग करके उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा हथकड़ियों का भी उपयोग किया गया है। जैसे पुलिस अधिकारी
अपराध की गंभीरता को देखते हुए क्या करती है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हथकड़ी भी लगा सकता है। क्या कर सकता है, हथकड़ी लगा सकता है। जैसे मान लो ऐसा व्यक्ति है जो कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी अपराधी है, मतलब अपराध करने की, ठीक है, और जो हिरासत से भाग गया हो, ठीक है, जिसने गंभीर अपराध किए जैसे मर्डर, बलात्कार, एसिड हमला, ठीक है, तेजाब हमला, ठीक है, आतंकवादी कृत्य में शामिल हो, या नस्ली दवा जैसे ड्रग्स वगैरह में क्या करते हो शामिल हो, मानव तस्करी करता हो, बच्चों के मतलब यौन अपराध का दोषी हो, तो इन जैसे लोगों को क्या हथकड़ी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, हथकड़ी लगाई जाती है, याद रखिएगा। जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, ठीक है, जिन्होंने गंभीर अपराध किए उन्हीं को क्या हथकड़ी लगाई जाती है, ठीक है, इस चीज क्या रखिए, नॉर्मल लोगों को नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। इस धारा के तहत पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है जिस पर अपराध का आरोप ना हो और जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, ठीक है। चलिए एक चीज और यहां पर दी गई है, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के मतलब सूर्यास्त के उदय, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद क्या नियम है। याद रखिए किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस चीज क्या रखिएगा, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक। तो यार लेकिन यहां भी एक अपवाद है, कब, यदि परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं तो एक महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर जो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से पूर्व अनुमति लेगी, तभी ऐसी गिरफ्तारी संभव, उसके पहले नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आइए। गुड इवनिंग अर्चना जी। एक प्रक्रिया है, एक नॉर्मल तरीका होता है, एक बल प्रयोग का, फिर हथकड़ी का प्रयोग कब किया जाता है, मृत्युदंड से बचाव का होता है, अगर महिलाओं की गिरफ्तारी, ठीक है। आगे 44 क्या कह रहा है आपका, तो समझेंगे, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी, ठीक है। तो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ठीक है, देखिएगा सब क्लॉज, ठीक है, समझिएगा। सब सेक्शन 1, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्य करते हुए या किसी पुलिस अधिकारी को जिससे गिरफ्तार करने का अधिकार है वह विश्वास करने के कारण हो कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर चुका है, उस स्थान के भीतर ऐसे स्थान रहने वाला उसका प्रभारी कि कोई व्यक्ति उपयुक्त कार्य करे कि व्यक्ति या पुलिस अधिकारी की मांग पर उस स्थान में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देगा और तलाशी के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, तो यदि उपधारा 1 के तहत ऐसे स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता तो किसी भी मामले में वारंट के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी मामले में जिसमें वारंट जारी किया जा सकता है लेकिन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और तलाशी लेना वैध होगा और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के किसी भी घर या स्थान के बाहरी भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना भी वैध होगा, चाहे वो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो, यदि अपने अधिकार को उद्देश्य की सूचना देने वाले विधिवत प्रवेश की मांग करने के बाद वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बशर्ते यदि यदि ऐसा कोई स्थान किसी महिला गिरफ्तार की जाने वाली व्यक्ति ना हो, वास्तविक कब्जे या अपार्टमेंट हो जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति या पुलिस अधिकारी अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले उस महिला को सूचित करेगा, वह वहां जाने के लिए स्वतंत्र है और उससे जाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगा, फिर अपार्टमेंट दरवाजा तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, कोई पुलिस अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी घर या स्थान किसी बाहरी भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त करा सकता है, गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से प्रवेश कर चुका वहां हिरासत में है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा एक एक करके इसे समझाता हूँ आपको, ठीक है। 44 को एक एक करके मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो बच्चों याद रखिएगा,
यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो BNSS की धारा 44 है, जो पुलिस को यह राइट्स देती है कि यदि कोई अपराधी किसी घर या स्थान में छिप गया है तो वे वहां की प्रवेश कर क्या कर मतलब अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। यह पुराने कानून CRPC की धारा 47 के समान ही है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। अब उस स्थान की तलाशी जहां वह व्यक्ति छुपा हुआ है जिसे गिरफ्तार किया जाना है, तो अब स्थान के मालिक का कर्तव्य क्या रहेगा यहाँ पास, यदि पुलिस अधिकारी जिसके पास गिरफ्तारी का अधिकार है को विश्वास है कि अपराधी किसी घर या इमारत के अंदर घुस गया है, तो उस स्थान पर रहने वाले उस स्थान के प्रभारी जो भी मतलब कैसे इंचार्ज व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस को अंदर जाने का रास्ता दे। ठीक, क्या करे कि पुलिस को अंदर जाने का रास्ता दे, तलाशी के लिए जितना हो सके उन्हें सुविधाएं प्रदान करे। ये किसका होता है काम, तो उस मालिक का, जिसका क्या है आपका, जिसका घर हो, अपार्टमेंट हो। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, पुलिस द्वारा जबरन प्रवेश भी किया जा सकता, मतलब याद है कि यदि पुलिस को आसानी से प्रवेश नहीं मिलता तो पुलिस अधिकारी घर के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की के तोड़कर अंदर घुस सकता है। ठीक है, ऐसा करने से पहले पुलिस को अपनी पहचान बतानी होगी और अंदर आने की अनुमति मांगनी होगी। यदि अनुमति नहीं मिलती तभी वे दरवाजा खिड़कियां जो भी तोड़ना तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक अच्छी चीज क्या दी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को दिया गया है। यदि पुलिस किसी कमरे या अपार्टमेंट की तलाशी लेनी है जहां कोई ऐसी महिला रहती है जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहती, मतलब कैसे जैसे ना बुरखा पहन रहती हैं, ठीक है, उनकी जो कल्चर है बोल बुरखा पहनना, उनके सामने नहीं आना चाहती, तो पुलिस अधिकारी को अंदर घुसने से पहले उस महिला को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उसे वहां से हटने की पूरी सुविधा और समय दिया जाएगा। महिला वहां से हट जाने के बाद ही पुलिस उस कमरे में प्रवेश कर सकती है, उसके पहले नहीं। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी या व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए किसी घर में कानूनी रूप से दाखिल होता है, दाखिल हुआ है, उसे वह बंधक बना लिया गया है, वह अंदर फंस गया है, वह खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए किसी भी दरवाजे कोई दरवाजों को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, मैं इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है फिर समझ जाइए एक शॉर्ट में। यह धारा केवल अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है कि अपराधी को पकड़ा कैसे जाए। इससे पुलिस को बिना वारंट के तलाशी का अधिकार तभी मिलता है जब उनके पास उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए कानूनी अधिकार पहले से हो और उन्हें पक्का विश्वास हो कि अपराधी उसी जगह छिपा हो। ठीक है, चलो फोर्टी 45 में आइए, अपराधियों अपराधियों का अन्य अधिकार क्षेत्रों में पीछा करना। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जिसे गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है भारत में किसी भी स्थान पर उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। इस चीज के याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं हम, समझिए। तो अगर मैं बात करूं, यह धारा पुलिस के पीछा करने के अधिकार को क्या करती है, परिभाषित करती है। अक्सर अपराधियों को लगता है कि यदि वे एक जिले से या एक राज्य से दूसरे राज्य सीमा पार कर लेंगे तो जो लोकल पुलिस है उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। यह धारा उस भ्रम को दूर करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, आपको बता दूं,
कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है, जैसे उसने कोई संज्ञा अपराध किया हो, तो वह अपराधी का पीछा करते हुए अपने थाने, अपने जिले, अपने राज्य या सीमा से बाहर निकलकर पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि भोपाल की पुलिस किसी अपराधी का पीछा कर रही है और वह भागकर मुंबई या दिल्ली चला जाता है, तो भोपाल पुलिस को सीमा पर रुकने की जरूरत नहीं है, वे कानूनन उसका पीछा जारी रख सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कब होता है, जो बिना वारंट के, क्या, बिना वारंट वाले मामले होते, जैसे यह धारा विशेष उन मामलों पर लागू होती है जहां पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति प्राप्त हो। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे जानेंगे कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट वाले मामले में, गिरफ्तारी वाले मामले में संपूर्ण भारत, एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं भी उसका पीछा कर सकती है और पुलिस को शक्ति है अपराधी का पीछा करना और उसे पकड़ना। लेकिन कंडीशन है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार रखता हो, राइट्स रखता हो। ठीक है, अब इस पे इसका उद्देश्य क्या है फिर, तो उद्देश्य सिर्फ किसके लिए है, तो जो अपराधी हैं उनकी मंशा को तोड़ना, मतलब अपराधियों को कानूनी सीमाओं का फायदा उठाकर भागने से रोकना। उन्हें पता होना चाहिए कि आप चाहे भोपाल से बाहर, चाहे दिल्ली चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भोपाल पुलिस पकड़ के रहेगी, एनी प्लेस इन इंडिया। ये इसका मकसद इस धारा का। ठीक है, अच्छा, फोर्टी अनावश्यक प्रतिबंध नहीं, गिरफ्तार व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यक रूप से अधिक अधिक प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जाएगा। मतलब समझिएगा, बहुत अभी थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा आपको। ठीक है, समझाता हूं। देखो, इसका सीधा सा अर्थ है कि पुलिस गिरफ्तारी के समय या हिरासत में आरोपी पर उतनी ही सख्ती कर सकती है जितना उसने भागने से रोकने के लिए अनिवार्य किया हो। ज्यादा सख्ती नहीं करेगा ना कि हाथ पैर तोड़ के दे देता और तोड़ दें। ठीक है, समझिए, देखिए, पुलिस किसी भी आरोपी को बेवजह परेशान नहीं कर सकती। यदि कोई आरोपी है, शांत शांत है और भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उस पर बेड़िया डालने और बहुत अधिक अधिक शारीरिक बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मतलब खुद ही बोला, भाई मैं कहाँ जाऊंगा भाग के, कर तो रहा हूँ, फिर भी आप उसे दो चार दे रहे हो, हथकड़ी लगा रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यह धारा स्पष्ट करती है कानून का उद्देश्य अपराधी को सुरक्षित कहां पहुंचा, सुरक्षित कहां पहुंचाना, न्यायालय पहुंचाना या जेल तक पहुंचाना, ना कि उसके शारीरिक रूप से उसके मारपीट करना या कि उसे मानसिक प्रताड़ना देना। ठीक है, इस प्रकार नहीं कर सकते। और यदि पुलिस अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के किसी को रस्सी से बांधता है, मारता है, पीटता है या अनावश्यक रूप से जकड़ कर रखता है, तो इस धारा क्या कर रहा है, उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, बल का प्रयोग हमेशा आरोपी के व्यवहार के, मतलब कह सकते जैसे व्यवहार कर रहा है उसी के अनुपाती करना चाहिए। यदि आरोपी खतरनाक अपराधी है या भागने प्रयास कर रहा है तो सख्ती अधिक हो सकती है, लेकिन यदि आरोपी सहयोग कर रहा है आपके साथ, सख्ती उसके का साथ कम करिए। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तो बताइए, यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत?
बच्चों मुझे थोड़ा बता दें तो मैं आगे जाऊं। अर्चना, यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा पूछते भी जाओ आप लोगों से। बताएं, कोई दिक्कत समस्या? चलो आइए। 47 क्या करा आपका? गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा। क्या? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है उसे तुरंत उस अपराध का पूरा विवरण या गिरफ्तारी के अन्य आधारों की जानकारी देना जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। सबसेक्शन 2, जब कोई पुलिस अधिकारी गैर जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वहां उसकी ओर से जमानत देने की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, देखो। जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसका यह कानूनी कर्तव्य है, मतलब ड्यूटी है, कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत यह बताए कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी के क्या क्या रीजन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें किसी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति को अंधेरे में न रखा जाए, वह जान सके कि उस पर क्या आरोप लगे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ दूसरा पॉइंट, अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसने जमानती अपराध किया है, जिसमें जमानत दी जा सकती है, मतलब यानी गंभीर अपराध नहीं है, तो पुलिस अधिकारी के यह ड्यूटी है कि कर्तव्य है कि उसे बताए, उस व्यक्ति को बताए कि उसे जमानत पर रिहा होने का कानूनी अधिकार है, आपको क्या बेल मिल सकती है, वह अपनी ओर से किसी को जमानतदार को ले आए। ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी पुलिस की जिम्मेदारी। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक, चलिए। राइट टू अरेस्टेड, ठीक है अर्चना। फोर्टी एट।
चलो कोई बात। देखो चलो आ गया हूँ। कहाँ था मैं? 48 में था ना, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह गिरफ्तारी आदि के बारे में रिश्तेदार या मित्र को सूचित करे। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सेक्शन 3। तो इस संहिता के अंतर्गत किसी प्रकार की गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी या उस स्थान के संबंधित सूचना तुरंत उसके किसी रिश्तेदार, मित्र या ऐसे किसी अन्य व्यक्तियों को देगा जिनका गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा सूचना देने के उद्देश्य से बताया गया हो, नामित किया गया हो, या साथ ही जिले के नामित पुलिस अधिकारी को भी देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाए जाने के तुरंत बाद उपधारा 1 के तहत उसके अधिकारियों को सूचित करेगा। इस तथ्य का विवरण कि ऐसे व्यक्ति गिरफ्तारी की सूचना किससे दी गई है, पुलिस स्टेशन में रखी जाने वाली एक पुस्तक में राज्य सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित में दर्ज किया जाएगा। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना, उसका यह कर्तव्य हो कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपधारा 2-3 आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया हो। ठीक है, समझिएगा। देखो, धारा 48, यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह गायब न हो जाए और उसके परिवार को उसकी स्थिति का पता हो। ठीक है, ये जो हमारे पुराने कानून है, हमारा सीआरपीसी का धारा 50A के सामान्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पास याद रखिएगा, जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसकी जिम्मेदारी है तो वह तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति किसी रिश्तेदार या उसकी फ्रेंड को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम गिरफ्तार कर व्यक्ति मतलब सूचना देने के लिए बताया कि इस व्यक्ति को आप सूचना दे दीजिए। ठीक है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उससे पूछ के। इसके साथ ही जिले के जो भी मतलब कह सकते हैं कि नामित पुलिस अधिकारी को भी सूचित किया जाएगा। ठीक है, इस सूचना में बताना जरूरी है कि व्यक्ति को कहाँ रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाया जाता है, पुलिस अधिकारी ने उसे यह बताया गया उसने किसी मित्र या रिश्तेदार को सूचित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो बोलेगा आप इसे सूचित कर दीजिए। ठीक है, अब थाने में एक डायरी या पुस्तक होती है, इसे स्टेशन डायरी कहा जाता है हम लोग। ठीक है, पुलिस को उसमें स्पष्ट रूप से लिखना होगा गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना कि किस व्यक्ति को दी गई है। यह एक लिखित प्रमाण होता है कि पुलिस ने नियम का पालन किया है कि नहीं किया। ठीक है, मजिस्ट्रेट मतलब यार कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की यह ड्यूटी है कि वह खुद को संतुष्ट करे क्या पुलिस ने आरोपी को उसके अधिकारों में बताया था। दूसरा, क्या पुलिस ने रिकॉर्ड बुक में जानकारी दर्ज की है। यदि पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यह धारा जरूरी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वह धारा हिरासत में गायब होने या अवैध हिरासत को रोकने के लिए बनाई गई है। यह आरोपी को कानून सहायता और परिवार का मानसिक सहयोग प्राप्त करने के इस उद्देश्य से मदद करती है। ठीक है, चलो।
समझिएगा। 49 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। जब कभी भी सब क्लॉज 1 किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है। ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें वारंट जमानत लेने का प्रावधान, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है। सब क्लॉज 2 यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या निजी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसे कानून रूप से जमानत नहीं दी जाती, वह यह जमानत देने में असमर्थ है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब पुलिस अधिकारी किसी निजी व्यक्ति द्वारा की जाती है, पुलिस अधिकारी जिसे वह गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपता है, तो उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और उसके पास से आवश्यक वस्त्रों के अलावा पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख ले सकता है। और यदि गिरफ्तार व्यक्ति में कोई वस्तु जब्त की जाती है तो पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद उस व्यक्ति को दी जाएगी। जब कोई किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता या कड़ाई से ध्यान रखते हुए की जाएगी। ठीक है, चलो देखो, बहुत प्यार समझिएगा। तो यह धारा किस लिए है? तो इसमें जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी तलाशी ली जाती है। ठीक है, आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पुरुष में जब मतलब याद रखिएगा, जब कोई चीजें उसके पास से मिलती हैं, ठीक है, तो उसे बढ़िया संभाल कर रखा जाता है। ठीक, और मान लो कुछ ऐसी वस्तु है जिसे जब्त किया गया है तो एक जब्ती रसीद बनती है जिसमें उसे दिखाया जाता है किसी अपराधी को। ठीक है, अपराधी को क्या क्या दिखाया जाता है, ठीक ना। तो आपको बताता हूं मैं, बीएनएस की धारा 49 जो कि गिरफ्तार व्यक्ति की जो भी पर्सनल सर्च करते हैं उसके विषय में बता रहा, और यह पुराने कानून जो कि सीआरपीसी की धारा 51 के समान है। ठीक है, पहले 51 थी, समझिएगा। तलाशी कब ली जा सकती है? तलाशी तब ली जा सकती जब किसी व्यक्ति को ऐसे वारंट पर गिरफ्तार किया गया जिसमें जमानत का मतलब बेल ना मिले। ठीक है, उसे वारंट पर गिरफ्तार किया गया हो लेकिन वह जमानत देने में असमर्थ हो। उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया गया, उसे कानूनन जमानत पर छोड़ा नहीं जा सकता, तब उसकी तलाशी ली जा सकती है। क्या की जा सकती है? जब उसकी तलाशी ली जा सकती है, पहले नहीं। ठीक, अब यहां पास तलाशी की प्रक्रिया क्या है? तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, उसके पास मिली सभी वस्तुओं को सुरक्षित मतलब सेफ कस्टडी में रख सकता है। ठीक है, पहने हुए कपड़े तो पहने शरीर पर पहने हुए जो आवश्यक कपड़ों को नहीं उतारा जाएगा, जैसे कि जो भी बनियान है आपका, ठीक है, अंडरवियर है, ठीक, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, यदि पुलिस आरोप पर कोई सामान जैसे फोन, बटुआ, घड़ी, चैन, अंगूठी, एक ही कीमती सामान अपने कब्जे में लेती है तो पुलिस को उस व्यक्ति को एक रसीद देनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? एक रसीद देनी होगी जिसमें जब्त किए गए सभी सामानों को क्या डिटेल होगा कि भैया ये सामान आपसे है, ठीक है, इसकी क्या देनी पड़ेगी? रसीद देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई पुरुषों की। अब महिलाओं की तलाशी किस प्रकार होती है? तो नियम क्या है? तो किसी भी महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला, किसी महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला ही या कोई महिला पुलिसकर्मी या कोई अन्य महिला द्वारा ही ली जाएगी। ठीक है, और तलाशी लेंगे भी तो बड़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तलाशी लेते समय मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
ठीक है, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं किया जाएगा। ठीक बच्चों, तो यह धारा क्या उद्देश्य है आपका कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई हथियार ऐसी वस्तु ना हो जिससे वह खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा सके, तभी इसमें तलाशी ली जाती है। ठीक है, और इसमें पुलिस धोखाधड़ी ना करे, मतलब उसका बेचारे के चैन अंगूठी ना हो, इसलिए उसे रसीद देना बहुत जरूरी है, जिससे उसकी चोरी या हेर फेरी ना हो पाए। ठीक है, चलो। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो। 50, आक्रामक हथियारों को जब्त करने का अधिकार। इस संहिता के अंतर्गत किसी प्रकार की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति से उसके पास मौजूद किसी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार को जब्त कर सकता है और इस प्रकार जब्त किए गए सभी हथियारों को उस न्यायालय अधिकारी को सौंप देगा जिसके समक्ष समक्ष इस संहिता के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको कौन सा कह रहा है? 50 कह रहा है। तो यहाँ पास क्या कह रहा है समझिएगा। देखो, जब कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है, वह तुरंत उस व्यक्ति की तलाशी लेकर, क्या करके, उस व्यक्ति की तलाशी लेकर उसके पास मौजूद किसी भी, मतलब जिससे किसी की आघात कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, वो अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, अब आक्रामक आयुध यहां पर एक चीज बोला, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जिससे चोट पहुंचाया जा सके या हमला किया जा सके, जैसे चाकू, बंदूक, तलवार, लोहे की रॉड, या कोई अन्य जो घातक हथियार, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, चल। अब जब्त किए गए इन हथियारों को पुलिस अधिकारी अपने पास क्या कहते हैं, पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता है। उससे वे सभी हथियार उस न्यायालय, कोर्ट या अधिकारी के पास जमा करेंगे इसके सामने गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना है। ठीक है, चलो। अब ये उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य क्या है इसका? तो सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है, कि हमला ना कर सके और उसका संरक्षण किया जाए, किसका? तो जो भी हथियार है उसका बचाया जा सके। ठीक ना, और हथियारों से सीधे कोर्ट या संबंधित अधिकारी को सौंपना कि पुलिस शक्ति को दुरुपयोग ना कर ले। ठीक है, चल। इतनी बात समझ में आ रही क्या? बताएं, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े।
चलो यहीं तक रखें, फिनिश करें क्या, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में बढ़िया आया होगा, और इसी तरह हमारी क्लास चलती रहेगी। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और सीधा पढ़ते रहिएगा, और कोई भी दिक्कत समस्या वैसे तो आएगी नहीं जब तक मैं बैठा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं अर्चना जी, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको तैयारी करनी है, चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये आपका एप्लीकेशन लोगो दिख गया आपको, ठीक है। सिंपल है, अच्छा आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एडीपी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कि लॉ प्रिपरेशन किसी भी, चाहे आप लोग कॉलेज तक की क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोगों की सबसे अच्छा रहने वाला है यहाँ, ठीक है। चलिएगा, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।